हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जैसा कि आप सभी को चैप्टर नंबर 21 पढ़ाना शुरू किए थे, उसमें सबसे पहला वीडियो जा चुका है। जो नहीं देखे वो देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर का शुरुआत का जो परिचय वाला वीडियो होता है वो पूरा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो समझाया जाता है। और पूरा चैप्टर क्या है, क्या कह रहा है पूरा चैप्टर, कैसे आगे बढ़ेगा पूरा चैप्टर, कैसे खत्म होगा पूरा चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे काम दिया हुआ, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बताया जाता है। तो पहला वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो नहीं देखे वो जाकर के देख लीजिए। ये आपका चैप्टर नंबर 21 का सेकेंड वीडियो है, ये पार्ट 2 वीडियो है। और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र। टॉपिक का नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र। जैसा कि चैप्टर का ही नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तो हमने बताया था कि तंत्रिका द्वारा नियंत्रण होगा और अंतःस्रावी द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? तंत्रिका तंत्र द्वारा होगा और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होगा। और बोले थे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। अगले चैप्टर में क्या पढ़ना है? अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें क्या स्टार्ट किए हैं? तंत्रिका तंत्र स्टार्ट किए हैं। तो आज आप लोगों को इस वीडियो से तंत्रिका तंत्र मिलने वाला है, ठीक है। पूरा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, न्यूरॉन का फोटो, सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र। क्या लिखा हुआ है? तंत्रिका तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब क्या होता है? तंत्र बहुत सारे चीज मिल करके एक तंत्र बनता है। बहुत सारा चीज मिलकर के क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है। और वो कोई ना कोई काम करता है। वो क्या करता है? कोई ना कोई काम करता है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में तंत्रिका कोशिका मिल करके एक तंत्र बनाता है, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। उसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। और उसका काम क्या है? देखिए, यह एक वैसा तंत्र है, यह एक वैसा तंत्र है जो सोचने, समझने, यादाश्त करने के साथ साथ क्या क्या, फिर से बोलिए, यह एक वैसा तंत्र है जो सोचने, समझने, यादाश्त करने के साथ साथ शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण करता है। शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? यह एक वैसा तंत्र है जो कोई भी चीज सोचते समझते हैं। जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे तो आप समझ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, कुछ सोच रहे होंगे, वही हुआ। जो सोचने, समझने के साथ साथ यादाश्त करने, जो पढ़ाया गया है वो याद करेंगे तभी तो एग्जाम में लिखेंगे। तो ये याद करने और उसके साथ साथ शरीर के क्रियाओं का, शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस प्रकार के तंत्र को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस प्रकार के तंत्र को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, बात करते हैं कि जो भी धरती पर जीव होता है, लगभग क्या सभी जीवों में तंत्रिका तंत्र डेवलप होता है क्या? नहीं। सबसे पहले कौन सा जीव था जिसमें तंत्रिका तंत्र देखने को मिला? तो सबसे पहले शुरुआत में आते हैं जो निम्न आकशेरुक जीव है। जो कैसा जीव है? निम्न आकशेरुक जीव है। उसमें तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल होता है। जो भी निम्न आकशेरुकी जीव है उसमें तंत्रिकीय संगठन क्या होता है? बहुत ही सरल होता है, नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है, एकदम सरल होता है। जैसे में देख लीजिए, हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है? तंत्रिकीय जाल। हाइड्रा में तंत्रिका के रूप में क्या होता है? तंत्रिकीय जाल होता है। कीट, कीट में तंत्रिका के रूप में क्या होता है? तंत्रिका उत्तक। कीट में तंत्रिका के रूप में क्या होता है? तंत्रिका उत्तक। ये जो कीट है, कीट में जो तंत्रिका उत्तक है वो अधिक विकसित होता है। तंत्रिका उत्तक जो होता है वो अधिक व्यवस्थित होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जब सब जीव मिल जाएगा उसको बोल देंगे कशेरुक प्राणी।
हम लोग किस में आते हैं? कशेरुक प्राणी में होते हैं। हम लोग किस जीव में आते हैं? कशेरुक जीव में आते हैं। तो जो भी कशेरुक जीव है, जो भी कशेरुक प्राणी है, उसमें सबसे अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कशेरुक प्राणी में सबसे अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो जो भी हो गया कशेरुक प्राणी, जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग में जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसा होगा? सबसे अधिक विकसित होगा। कैसा होगा? सबसे अधिक विकसित होगा। और ये कैसे कैसे बना होता है आगे देखिए, नोट पॉइंट देख लीजिए। एक तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र कैसे बनता है? तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार के कोशिका से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है? एक विशेष प्रकार के कोशिका से मिलकर के बना होता है। और उसी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। उसी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। तो यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तब तक के लिए क्या कीजिए, इसको उतारिए, उतारने का मौका दे रहे हैं, यानी कि स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, जो भी इसका फोटो खींचिए, जो भी करना है कीजिए, क्योंकि आगे क्या बताने वाले हैं? तंत्रिका कोशिका के बारे में। आगे किसके बारे में बताने वाले हैं? तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो ये बोर्ड पे मिटा दिया जाएगा, तभी तो तंत्रिका कोशिका बताएंगे। ठीक है, तब तक इसको उतारिए। अब देखेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। अब क्या देखेंगे? तंत्रिका कोशिका के बारे में। इसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। तंत्रिका कोशिका को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल, या इसी को न्यूरॉन भी बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका को ही क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, या तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तो अभी अभी बताए थे कि तंत्रिका कोशिका एक तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार के कोशिका से मिलकर के बना होता है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका क्या है? यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। यह कैसा संरचना है? एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है, यानी कि ये तभी दिखेगा जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। किससे देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो यह कैसा संरचना है? एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। यह तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। किसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है? तंत्रिका तंत्र का। किसका? तंत्रिका तंत्र का। तो ये जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। ये कोशिका जो है अलग अलग प्रकार के उद्दीपनों को, तंत्रिका कोशिका जो है अलग अलग प्रकार के उद्दीपनों को पहचान कर उसका संचरण करता है। ये इसका काम क्या है? ये तंत्रिका कोशिका करता क्या है? अलग अलग प्रकार के उद्दीपनों का पहचान करता है। अलग अलग उद्दीपनों का पहचान करता है और उस पहचान का संचरण करता है। और उस उद्दीपन को क्या करता है? संचरण करता है। संचरण कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे उद्दीपन का मतलब क्या हुआ? बाहर गर्मी हो रहा है, या हमारे हाथ पे मच्छर बैठ रहा है, तो मच्छर बैठा, तो मच्छर बैठा, काटा मच्छर। ठीक है, तो ये पता चलता है कि नहीं पता चलता है कि मेरे ऊपर मच्छर बैठा हुआ है, मच्छर काट रहा है, कि मक्खी बैठा हुआ है, कि कोई एक लपड़ मार दिया है, कि कोई चुट्टी काट लिया है, कि कोई पिन चुभा दिया है। इस प्रकार से कोई उद्दीपन आता है ना, उसी को बोलते हैं उद्दीपन। उसी को क्या बोलते हैं? उद्दीपन। तो ये जो सभी उद्दीपन है, ये जो सभी उद्दीपन है, इसका पहचान हमारे शरीर में कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। ये सभी उद्दीपन का पहचान कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। तो इसका काम क्या हो गया? अलग अलग प्रकार के उद्दीपनों को पहचान लिया कि अच्छा ये पिन भोंकने वाला उद्दीपन है। ठीक है, पहचान कर लेगा। अब उसको क्या करेगा? संचरण करेगा। अब उसको क्या करेगा? संचरण करेगा। संचरण कहने का मतलब क्या हुआ? तंत्रिका कोशिका तो पहचान कर लिया कि ये पिन चुभाने वाला उद्दीपन है। अब क्या करेगा? हमारे शरीर में एक ही तंत्रिका कोशिका होता है क्या? नहीं, लाखों करोड़ों सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं बिंदु दर बिंदु। तो मान लीजिए जहां मच्छर बैठा था वो तंत्रिका कोशिका उद्दीपन को पहचान लिया
और वो क्या किया, अपने बगल वाले को दिया, फिर वो क्या किया, अपने बगल वाले को दिया। इसी प्रकार से जितना भी जुड़ा हुआ है, जितना भी तंत्रिका कोशिका जुड़ा हुआ है, वो उद्दीपन सभी कोशिका में पहुंच जाता है। वो उद्दीपन सभी कोशिका में पहुंच जाता है और उसके बाद हमारे मस्तिष्क के पास आता है। कहाँ आता है? हमारे मस्तिष्क से पास। अब वहां से हम लोग रिएक्ट करते हैं। अगर वहां से ब्रेन से एक सूचना आएगा कि अब मच्छर को मारो, अब मच्छर को क्या करो, मारो, तब सूचना आएगा। जब ये सूचना कहाँ तक पहुंचेगा? मस्तिष्क से पास पहुंचेगा तब। तो इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका का ये काम होता है। आगे ये समझिए कि ये जो तंत्रिका कोशिका होता है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिका कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर के बना होता है। एक का नाम है कोशिकाएं, एक भाग का नाम क्या है? कोशिकाएं। दूसरे भाग का नाम है दुम्राक्ष और तीसरे भाग का नाम है तंत्रिकाक्ष। पहले भाग का नाम क्या है? कोशिकाएं। इसको इंग्लिश में साइटोन भी बोल सकते हैं या सेल बॉडी भी बोल सकते हैं। दूसरा भाग जो है दुम्राक्ष, इसको इंग्लिश में डेंड्राइट्स बोलते हैं या डेंड्राइट भी बोल सकते हैं। तीसरा भाग जो है तंत्रिकाक्ष, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? एक्सॉन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका कितने भागों में बटा होता है या कितने भागों से मिलकर के बना होता है? 3 भागों से मिलकर के बना होता है। कितने भागों से मिलकर के बना होता है? 3 भागों से मिलकर के बना होता है। पूछ देगा कौन कौन, तो एक कोशिकाएं हो जाएगा, एक दुम्राक्ष हो गया और एक तंत्रिकाक्ष हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए आपको बोर्ड पर एक फोटो दिख रहा होगा, ये किसका फोटो है? ये किस कोशिका का फोटो है? तंत्रिका कोशिका का फोटो है। किस कोशिका का फोटो है? तंत्रिका कोशिका, यानी कि इसी को न्यूरॉन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो इसको न्यूरॉन का संरचना मानिए या तंत्रिका कोशिका का संरचना मानिए। अब ये जो कोशिकाएं वाला भाग है, ये जो कोशिकाएं वाला भाग है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? इसके बीच में देखिए केंद्रक दिख रहा है। कोशिका है तो बीच में तो केंद्रक होगा ही। ठीक है, तो कोशिकाएं वाले भाग में केंद्रक भी होता है। और क्या होता है? इसके जो जीव द्रव है, कोशिका में जीव द्रव होता है, जीव द्रव भी है। और इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन के बना हुआ निसेल ग्रेन्यूल भी होते हैं। लिख लीजिए कि कोशिकाएं वाले भाग में केंद्रक भी होता है, जीव द्रव भी होता है और प्रोटीन से बना हुआ कुछ निसेल ग्रेन्यूल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन से बना हुआ कुछ निसेल ग्रेन्यूल होते हैं। देखिए लिख दिए, निसेल्स ग्रेन्यूल होते हैं। लिख लीजिएगा कि कोशिकाएं वाले भाग में एक केंद्रक होगा, कोशिका द्रव होगा और प्रोटीन से बना हुआ, प्रोटीन के अंगक से बना हुआ निसेल ग्रेन्यूल भी होता है। तो ये किस भाग में होता है? कोशिकाएं वाले भाग। खत्म हो गया। आगे देखिए दुम्राक्ष। दूसरा भाग क्या है? दुम्राक्ष। दुम्राक्ष को आपको देख करके ऐसा लग रहा होगा कि कोशिकाएं से ही निकला है। दुम्राक्ष कहां से निकला हुआ है? कोशिकाएं से ही निकला हुआ है। सही देखा है आपने, सही समझा है आपने। देखिए क्या है, दुम्राक्ष को क्या कहेंगे कि कोशिकाएं से निकलने वाली वैसी संरचना, कोशिकाएं से निकलने वाली वैसी संरचना जो परिवर्धित होकर लगातार विभाजित होता है, जो परिवर्धित होकर लगातार विभाजित होता है, वही कहलाता है दुम्राक्ष। वो क्या कहलाता है? दुम्राक्ष। तो ये देखिए ये कोशिकाएं से निकला हुआ है और लगातार कई शाखा में बटा हुआ है, बहुत सारे भागों में विभाजित हुआ है। इसी को बोलते हैं दुम्राक्ष। इसी को क्या बोलते हैं? दुम्राक्ष। दुम्राक्ष का काम क्या है? उद्दीपनों को पहचान करके कोशिकाएं को देता है। दुम्राक्ष का काम क्या है? लिख देते हैं। दुम्राक्ष का काम क्या है? ये उद्दीपन को पहचानेगा, उद्दीपन पहचानेगा और किसको दे देगा? कोशिकाएं को। किसको दे देगा? कोशिकाएं को दे देगा। कोशिकाएं को देता है। लिख लीजिए आप। दुम्राक्ष का काम क्या है? उद्दीपन का पहचान करता है और उस उद्दीपन को किसको दे देता है? कोशिकाएं को। तो ये जो दुम्राक्ष है ये क्या किया? उद्दीपन को पहचाना और ये उद्दीपन किसको दे दिया? कोशिकाएं को। उद्दीपन किसको दे दिया? कोशिकाएं को। तो ये किसका काम हो गया? दुम्राक्ष का। अगला भाग देखिए, तीसरा भाग तंत्रिकाक्ष। तीसरा भाग क्या है न्यूरॉन का? तंत्रिकाक्ष। ये भी देख करके आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं किससे निकला हुआ है? कोशिकाएं से ही निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? कोशिकाएं से ही निकला हुआ है। लेकिन यह एक बहुत पतला तथा लंबा नली है।
यह एक बहुत पतला तथा लंबा नली है। तो तंत्रिकाक्ष के बारे में अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे कि कोशिकाएं से निकलने वाली वैसी संरचना जो बहुत पतला तथा लंबा है। कोशिकाएं से निकलने वाली वैसी संरचना जो बहुत लंबा तथा पतला है, तंतु है, जो बहुत लंबा तथा पतला तंतु है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों भागों से मिलकर के कौन बना हुआ होता है? तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन बना होता है। अब आगे देखिए, इस फोटो में लास्ट में कुछ और भाग दिख रहा है, तो इसको तंत्रिकाक्ष का ही भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? तंत्रिकाक्ष का ही। देखिए कैसे, ये वाले भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। यही जो तंत्रिकाक्ष है आगे जाकर के कई सिरा में बटा होता है, आगे जाकर के बहुत सारे शाखा में बटा होता है। इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष सिरा। इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष सिरा। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, ये हो गया तंत्रिकाक्ष और आगे जाकर के कई सिरा में बटा हुआ है। इसका नाम क्या हो गया? तंत्रिकाक्ष सिरा। क्या नाम हो गया? तंत्रिकाक्ष सिरा। अब उसके बाद आराम से देखिए, जो प्रत्येक तंत्रिकाक्ष सिरा है उसके लास्ट में यानी कि उसके अंतिम छोर पर, प्रत्येक तंत्रिकाक्ष सिरा के अंतिम छोर पर एक गोल जैसा संरचना दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। जो भी तंत्रिकाक्ष सिरा है उसके लास्ट में देखिए गोल गोल संरचना पाया जा रहा है। इसी संरचना को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब। इस संरचना को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब। तो ये सभी बातें याद रखना है किसमें? तंत्रिका कोशिका में। एक बार फिर से बता देते हैं, तंत्रिका कोशिका क्या है? एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका काम क्या है? ये अलग अलग प्रकार के उद्दीपन को पहचानता है और उसका संचरण करता है। ठीक है, ये कितने भागों से मिलकर के बना होता है? 3 भागों से। कौन कौन? कोशिकाएं, दुम्राक्ष और तंत्रिकाक्ष। कोशिकाएं में क्या होता है? केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है और निषेल ग्रेन्यूल होते हैं। दुम्राक्ष क्या होता है? कोशिकाएं से लगातार विभाजित होकर निकलने वाला तंतु जो होता है वो दुम्राक्ष कहलाता है। इसका काम क्या है? उद्दीपन को पहचान करके किसको दे देता है? कोशिकाएं को दे देता है। तंत्रिकाक्ष क्या है? कोशिकाएं से निकलने वाला लंबा तथा पतला नली है, इसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और ये तंत्रिकाक्ष आगे जाकर के बहुत सारे सिरा में बटा होता है, इसको तंत्रिकाक्ष सिरा बोलते हैं। इसके प्रत्येक तंत्रिकाक्ष सिरा के अंतिम छोर पर गोल जैसा संरचना पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब। इसे क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब। इस प्रकार से न्यूरॉन का संरचना क्या होता है? खत्म। आगे क्या बताएंगे कि न्यूरॉन के भी 2 प्रकार होते हैं। 2 तरह से हमारे शरीर में न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। तो तब तक के लिए इतना उतारिए, उसके बाद आगे बताया जाएगा। अब आगे देखते हैं न्यूरॉन के प्रकार। किसके प्रकार? न्यूरॉन के प्रकार। जो अभी देखे थे वो न्यूरॉन का भाग था, न्यूरॉन का वो फोटो होता है और सभी न्यूरॉन में वो सब चीज पाया जाता है। लेकिन अब देखते हैं न्यूरॉन के प्रकार कि किस किस प्रकार के न्यूरॉन होता है, कैसा कैसा न्यूरॉन हो सकता है। तो ये न्यूरॉन का जो प्रकार है किसके आधार पर बांटा गया है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तंत्रिकाक्ष और दुम्राक्ष के आधार पर। किसके आधार पर? तंत्रिकाक्ष और दुम्राक्ष के संख्या के आधार पर। तंत्रिकाक्ष और दुम्राक्ष के संख्या के आधार पर। तो जो अभी अभी फोटो बताए थे तंत्रिकाक्ष और दुम्राक्ष, उसके संख्या के आधार पर कि किसमें कितना है, किसमें कितना है, इस संख्या के आधार पर न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, यानी कि 3 प्रकार के न्यूरॉन है। न्यूरॉन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के। और ये किसके आधार पर बांटा गया है? तंत्रिकाक्ष दुम्राक्ष के संख्या के आधार पर न्यूरॉन के कितने भाग? 3 प्रकार होते हैं। न्यूरॉन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला है एक ध्रुवीय, दूसरा है द्विध्रुवीय और तीसरा है बहुध्रुवीय। यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। तो तीनों को हमने अलग अलग लिख दिया है कंपैरिजन करके, ताकि ज्यादा समझ में आए। अच्छा ये बताइए, ये तीनों जो है, तीनों में एक चीज कॉमन क्या है? तंत्रिकाक्ष और दुम्राक्ष। तीनों में एक चीज कॉमन क्या है? तंत्रिकाक्ष और दुम्राक्ष का संख्या। देखिए अगर बात आएगा एक ध्रुवीय न्यूरॉन की, किसकी बात आएगा? एक ध्रुवीय न्यूरॉन की,
उसमें तंत्रिकाक्ष का संख्या कितना है? 1। अगर बात आएगा बाइपोलर यानी कि द्विध्रुवीय न्यूरॉन की, इसमें भी तंत्रिकाक्ष की संख्या कितना है? 1। अगर बात आएगा बहुध्रुवीय न्यूरॉन का, इसमें भी तंत्रिकाक्ष का संख्या कितना है? 1। तो ये तीनों चीज क्या हो गया? कॉमन हो गया। ये तीनों चीज क्या हो गया? कॉमन। चाहे एक ध्रुवीय न्यूरॉन हो, चाहे द्विध्रुवीय न्यूरॉन हो, चाहे बहुध्रुवीय न्यूरॉन हो, तीनों में तंत्रिकाक्ष की संख्या 1 1 होती है। तंत्रिकाक्ष का संख्या कितना होता है? 1। चाहे वो एक ध्रुवीय न्यूरॉन हो, इसमें भी तंत्रिकाक्ष की संख्या 1। चाहे वो द्विध्रुवीय न्यूरॉन हो, इसमें भी तंत्रिकाक्ष की संख्या 1। चाहे वो बहुध्रुवीय हो, इसमें भी तंत्रिकाक्ष की संख्या 1 होता है। अब आगे देखिए दुम्राक्ष की संख्या। किसकी संख्या? दुम्राक्ष की संख्या। तो जो एक ध्रुवीय न्यूरॉन है, इसमें दुम्राक्ष नहीं पाया जाता है, इसमें दुम्राक्ष अनुपस्थित होता है। इसमें दुम्राक्ष नहीं पाया जाता, एक को पाया ही नहीं जाता, अनुपस्थित होता है। उसको क्या बोल देंगे? एक ध्रुवीय न्यूरॉन। अच्छा, द्विध्रुवीय न्यूरॉन में देखिए दुम्राक्ष होगा, लेकिन कितना होगा? 1 होगा। दुम्राक्ष होगा लेकिन कितना होगा? संख्या में 1 होगा। उसको क्या बोलेंगे? द्विध्रुवीय न्यूरॉन। अगर दुम्राक्ष की संख्या 1 से अधिक होगा, उसको क्या बोलेंगे? बहुध्रुवीय न्यूरॉन। कैसा न्यूरॉन? बहुध्रुवीय न्यूरॉन। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि कौन सा न्यूरॉन कहां पाया जाता है। कौन सा न्यूरॉन कहां पाया जाता है? अगर बात करें एक ध्रुवीय न्यूरॉन की, तो इस प्रकार का न्यूरॉन भ्रूण अवस्था में देखने को मिलता है। किस अवस्था के दौरान देखने को मिलता है? भ्रूण अवस्था के दौरान। भ्रूण अवस्था क्या होता है? जब बच्चा मां के गर्भ के अंदर होता है, उसको बच्चा नहीं बोल करके क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। तो जिस टाइम भ्रूण विकास हो रहा होता है, उस टाइम उसके शरीर में यही वाला न्यूरॉन होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, यानी कि एक ध्रुवीय न्यूरॉन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहां पाया जाता है। ये पाया जाता है हमारे रेटिना में। कहां पाया जाता है? रेटिना में। रेटिना मतलब आंख का जो अंदर वाला सतह होता है, उसको रेटिना बोलते हैं। इस चैप्टर में आंख भी पढ़ना है, पता चल जाएगा। ठीक है, और कहां पाया जाता है? घ्राण क्षेत्र में। और कहां पाया जाता है? घ्राण क्षेत्र में। घ्राण क्षेत्र क्या होता है? घ्राण क्षेत्र मतलब सूंघने का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सूंघने का क्षेत्र। तो नाक में भी एक घ्राण क्षेत्र होता है, जहां से सूंघने में मदद करते हैं। नाक से ही तो कोई चीज सूंघते हैं। ठीक, तो घ्राण क्षेत्र हो चाहे रेटिना हो, उसमें जो भी न्यूरॉन होगा, कौन सा न्यूरॉन होगा? द्विध्रुवीय न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन होगा? द्विध्रुवीय न्यूरॉन। अगर बात करें बहुध्रुवीय न्यूरॉन की, किसकी बात करें? बहुध्रुवीय न्यूरॉन की, तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में यही पाया जाता है। और एक उदाहरण क्या है कि हमारे शरीर में कहां पाया जाता है? तो सेरिब्रम। इसका उदाहरण क्या है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम क्या होता है? मस्तिष्क का एक भाग है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है सेरिब्रम। सबसे बड़ा भाग यही होता है। ठीक है, मस्तिष्क का। आगे मस्तिष्क में भी बताया जाएगा। अब लेकिन एक चीज और यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, क्या कि तीनों का अगर हम फिगर बना दे तो मजा आ जाएगा। तीनों का अगर फिगर बना दे तो क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि तंत्रिकाक्ष एगो बना दो और दुम्राक्ष नहीं बनाओ। तो तंत्रिकाक्ष बना दो, तंत्रिकाक्ष बना दो, और कोशिकाएं तो होगा ही। ठीक है, क्या दुम्राक्ष इसमें बनाए हैं? क्या दुम्राक्ष बनाए हैं? क्या नहीं बनाए हैं। तो ये क्या हो गया? सिर्फ एगो तंत्रिकाक्ष हो गया। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? तंत्रिकाक्ष एगो और दुम्राक्ष भी एगो। तंत्रिकाक्ष भी एगो और दुम्राक्ष भी एगो। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से बना दीजिए। देखिए ये क्या हो गया? दुम्राक्ष। ये क्या हो गया? दुम्राक्ष। और ये क्या हो गया? तंत्रिकाक्ष। ये क्या हो गया? तंत्रिकाक्ष। लग रहा है सही? तो इसमें एगो तंत्रिकाक्ष भी है और एगो दुम्राक्ष भी। तो जिसमें तंत्रिकाक्ष की संख्या 1 और दुम्राक्ष की संख्या 1 हो, उसे द्विध्रुवीय न्यूरॉन का। ठीक, अगर देखिए बात करें इसकी, किसकी बात करें? इसकी, तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको? तंत्रिकाक्ष एगो है। तंत्रिकाक्ष का एगो है? एगो है, लेकिन दुम्राक्ष बहुत है। दुम्राक्ष एक से अधिक है। दुम्राक्ष बहुत सारा है, एक से अधिक है। तो जिसमें तंत्रिकाक्ष की संख्या 1 हो, तंत्रिकाक्ष की संख्या 1 हो
और दुम्राक्ष का संख्या बहुत सारा हो, इसको क्या बोल देंगे? बहुध्रुवीय न्यूरॉन। तो इस प्रकार से न्यूरॉन किसके ऊपर निर्भर करता है? तंत्रिकाक्ष और दुम्राक्ष की संख्या के ऊपर। अगर बात आएगा एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय में बताइए, तो तीनों में एक एक तंत्रिकाक्ष होगा, लेकिन दुम्राक्ष का संख्या डिफरेंट है। इसमें एक ध्रुवीय में एक भी दुम्राक्ष नहीं है, अनुपस्थित है। इसमें एक दुम्राक्ष है और इसमें एक से बहुत अधिक दुम्राक्ष है। और इस प्रकार की कोई बोलते हैं एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। अगर बोलेगा एक ध्रुवीय का एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या बोल देना है? जिस टाइम भ्रूण अवस्था होता है, भ्रूण अवस्था होता है, उसी कंडीशन में ये पाया जाता है एक ध्रुवीय न्यूरॉन। द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ होता है? रेटिना में और घ्राण क्षेत्र में। बहुध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ होता है? हमारे सेरिब्रम में। कहाँ होता है? मस्तिष्क के सेरिब्रम में। तो इस प्रकार से आपका न्यूरॉन का प्रकार भी क्या होता है? समाप्त होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा? तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में फोटो देख लिए, तंत्रिका कोशिका का भाग देख लिए, उसमें क्या क्या होता है सारा कुछ देख लिए। उसके बाद न्यूरॉन का प्रकार भी देख लिए। तो इस प्रकार से आपका आज का टॉपिक होता है समाप्त। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।